Intrapartum complication if there is, intrapartum complication if there is, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, बोलो यस और नो, कि अगर कोई इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन ना हो या हो तो हम मैनेज करते हैं। तो दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, जो दूसरा टारगेट है, टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, मैटरनल कंडीशन को मॉनिटर करना, फीटल बिहेवियर को मॉनिटर करना। ये सब मॉनिटर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कोई इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको हम देख सकें। बोलो यस और नो, हाँ या ना। और साथ ही साथ जितना इफ कॉम्प्लिकेशन अर्लीस्ट, यानी जितना जल्दी हो सके हम डिटेक्ट कर सकें, दैट्स गुड। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट हमारा क्या क्या होना चाहिए। फिलहाल मैंने क्या बोला, जो भी लेट आए यस और नो, हमारा मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज टॉपिक चालू हो चुका है। लेबर की फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है कि हमें इंटरफेयर कम से कम करना है, वाचफुल एक्सपेक्टेंसी रखनी है कि बस एप्लीकेशन ना हो या हो तो हम मैनेज करें। तो दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, जो दूसरा टारगेट है, टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, कि अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में आप कह सकते हो पहला दैट्स गुड, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, यानी आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग का मतलब है दैट्स गुड, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, बोलो यस और नो, यस। आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल, औरत लेबर चालू होने वाला या हुआ ही है फर्स्ट स्टेज में, है ना, तो आपको अगर प्यूबिक एरिया क्लीन शेव्ड नहीं है ना, हेयर ट्रिम नहीं है, तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट, वो आप करने वाले। तो सबसे पहले क्लीन शेव द प्यूबिक एरिया, प्यूबिक हेयर्स, बोलो यस और नो, क्लीन शेव द प्यूबिक हेयर्स, है ना, क्लीन शेव द प्यूबिक हेयर्स एंड ट्रिम्ड और ट्रिम, है ना, ओके, और ट्रिम। आप कह सकते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एज, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एज, आप कह सकते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एज, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और ट्रिम। आप कह सकते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एज, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एज, जेनाइटेलिया और पेरिनियल एरिया, बोलो यस और नो। अब उसके बाद अगर आपने क्लीन शेव कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्लीन करना है पेरिनियम को, वॉश द वल्वा एंड पेरिनियम विथ सोप एंड वाटर। उसके बाद वॉश द वल्वा, क्लीन करने के बाद, क्लीन शेव करने के बाद वॉश द वल्वा, बोलो यस और नो। 1 बाय 1 स्टेप बता रहा हूँ CSC पर, ये गाइडलाइन फॉलो करोगे ऐसे कैसे, यू विल बी व्हाट टू से ओल्ड एज इंटेलिजेंट CH, बोलो यस और नो, एक्सपीरियंस CH। वॉश द वल्वा और पेरिनियल एरिया एंड पेरिनियल एरिया, वॉश द वल्वा एंड पेरिनियल एरिया विथ सोप एंड वाटर, साबुन से धो लें, विथ सोप एंड वाटर, साबुन से और पानी से धो लें, बोलो यस और नो, सोप एंड वाटर। उसके बाद 10% डिटोल आप यूज करें, है ना, और क्लोरहेक्सिडिन जो हिबिटेन के नाम से भी आता है, बोलो यस और नो। तो 10% आपको डिटोल यूज करना है, 10% डिटोल, उससे क्लीन करें। पहले साबुन से धो लें, पानी से धो लें, उसके बाद आप 10% डिटोल अप्लाई करें, 10% डिटोल सॉल्यूशन। और यू कैन यूज, आप डिटोल के अलावा क्लोरहेक्सिडिन भी यूज कर सकते हैं, 1:2000, है ना, जो हिबिटेन के नाम से आता है। तो आप हिबिटेन यूज कर सकते हैं। इस हिबिटेन के अंदर, हिबिटेन ट्रेड नेम है, इस हिबिटेन के अंदर क्लोरहेक्सिडिन आता है ना, हिबिटेन 1:2000। तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो पेरिनियल एरिया को, प्यूबिक एरिया को, वल्वल एरिया को क्लीन करने के लिए आप क्लोरहेक्सिडिन या 1:2000, या हिबिटेन में क्या आता है, हिबिटेन के अंदर क्लोरहेक्सिडिन आता है, क्लोरहेक्सिडिन, बोलो यस और नो, क्लोरहेक्सिडिन यह आता है 1:2। अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ क्लोरहेक्सिडिन का, तो
लुक एट दिस, दिस इज द, लेट्स मेक इट जूम, थोड़ा सा जूम बनाएं, जूम करें, यस और नो, हाँ थोड़ा सा ऊपर करें, लुक, थैंक यू, और ऊपर थोड़ा सा, थैंक यू, यू कैन सी वेरी क्लियरली, यू कैन सी 110 ml है, बैक्सीडीन इसका नाम है, 0.05% है ना, 1 रेशो, क्योंकि अगर ये 1/1000 भी आता है तो फिर ये 0.1% कहलाएगा, है ना, 0.1% कहलाएगा, और 0 आप कह सकते हो क्लोरहेक्सिडीन है, ग्लूकोनेट, है ना, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट 1/2000 आप देख सकते हो। तो इसके द्वारा स्टेराइल एक्वस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लिखा हुआ है, अगर मैं मिटाऊं और आपको दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं स्टेराइल एक्वस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो ये आपको क्लीन करने के प्यूबिक एरिया, बोलो यस और नो। तो पहला हमारा टारगेट हो गया, पहला हमारा लक्ष्य हो गया कि एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है ना, ड्रेसिंग का मतलब क्लीन करना है प्यूबिक, तो सबसे पहले क्लीन शेव करो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, पेरिनियल एरिया को, वॉश द वल्वा एंड पेरिनियल एरिया विद सोप एंड वाटर, है ना, साबुन से धोने के बाद 10% डिटोल सॉल्यूशन और हिबिटेन यानी क्लोरहेक्सिडीन 1/2000 आप उस एरिया को क्लीन करने के लिए काम में ले सकते। बढ़ू आगे, दूसरा हमारा लक्ष्य है, ये पहला हमारा था एंटीसेप्टिक ड्रेस, दूसरा हमारा टारगेट है, आप कह सकते हो दूसरा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर के दौरान एनकरेजमेंट की, इमोशनल सपोर्ट की एंड अश्योरेंस, तो आपको एनकरेजमेंट प्रोवाइड करते रहना है, एनकरेज, हाँ घबराओ मत, हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो उसको तो भयंकर डर लगता रहता है, तो आप एनकरेज कर सकते हैं, यानी कोई वीडियो दिखा के, चार्ट दिखा के, बातें करके, है ना, दैट्स गुड। तो एनकरेजमेंट, हाँ या ना, ओके, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, दैट्स गुड, हाँ या ना, इमोशनल सपोर्ट, और अश्योरेंस, अश्योरेंस भी आपको, अश्योरेंस का मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छे अस्पताल में आए हो, अच्छा डॉक्टर है ना, और हमारा तो डेली के 10-10, 20-20, 30-30 डिलीवरी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, विश्वास रखें, डरने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट। तीसरा कॉन्स्टेंट सुपरविजन, आपको लगातार सुपरविजन करते रहना है प्रेग्नेंट वुमेन को, कॉन्स्टेंट सुपरविजन, आप प्रेग्नेंट वुमेन को लगातार देखते रहें, सुपरविजन करते रहें, है ना, कॉन्स्टेंट सुपरविजन लगातार देखते रहें, ये आपका चौथा पोजीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन अराइजेज, सर ये पोजीशन, क्योंकि शायद मैं अगर सही हूँ, आपको याद भी आ रहा होगा दिल्ली एम्स में इस साल नोट सेट किया, उससे जस्ट पहले 2019 में 2019 में कि पोजीशन का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पोजीशन, बात चल रही है फर्स्ट स्टेज की, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज में जो पोजीशन देनी चाहिए ऑल डिपेंड्स कि सबसे पहले तो आप उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट ना करें, आप उस औरत को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट ना करें, उस औरत को बोले कि आप कह सकते हो अगर आपको बेड पे लेटना है तो लेट जाओ, अगर आपको खड़े रहना है तो खड़े रहो, है ना, रेस्ट। तो आप कह सकते हो कि पोजीशन भी आप कह सकते हो, अगर आप पीवी कर रहे हो फर्स्ट स्टेज में, यानी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तब तो ऑफकोर्स डोर्सल पोजीशन देनी पड़ेगी, यानी डोर्सल, अगर पीवी कर रहे हैं तब तो ऑफकोर्स आप औरत को लिटा के ही पीवी करेंगे, है ना, दैट्स गुड, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अब तो डोर्सल होगी, है ना, डोर्सल होगी, अगर आप पीवी कर रहे हैं तब तो डोर्सल होगी, डोर्सल ऑफकोर्स सुपाइन, हाँ 15 डिग्री अगर टिल्टेड हो तो अच्छी बात है, बाकी सुपाइन पोजीशन में पीवी करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर अदरवाइज मीन्स अगर आप फर्स्ट स्टेज चालू ही हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा में 12, 13, 14 घंटे लगते हैं और अभी लेबर चालू ही हुआ, सर्विक्स 1-2 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है ना, लेटेंट फेज चल रही है, तो आप कह सकते हो अदरवाइज, यानी अगर पीवी नहीं कर रहे हो आप, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप पीवी नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, है ना, पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, है ना, पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, यानी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी उसको बाधित नहीं कर सकते हो आप कि भाई नॉट कन्फाइंड टू बेड, कि आप पेशेंट को बाधित नहीं कर सकते हो कि भाई आपको लेट के रहना है, चलना हो तो चले, अच्छी बात है, बल्कि चलना तो और भी बढ़िया बात है, बताऊंगा कैसे,
अलाउ पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, यानी आप कह सकते हो अलाउ पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, अलाउ पोजीशन पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, जो उसको सुविधाजनक लगे, है ना, कंफर्टेबल टू हर। अगर उसको लेफ्ट लेटरल सोना है तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ना। आप कह सकते हो कि चलना है तो और भी अच्छी बात है, मोस्ट कंफर्टेबल टू हर। बट इसमें ये बात ध्यान रखना है, बट अवॉइड, जितना ज़्यादा हो सके, जितना हो सके, बट अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजीशन एज मच एज पॉसिबल, यानी बट अवॉइड, क्योंकि इंफीरियर वेना केवल कंप्रेशन, आयोर्टो वेना केवल कंप्रेशन हो सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। बट अवॉइड, यस, अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजीशन। थैंक यू। सो अवॉइड डोर्सल, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, डोर्सल सुपाइन पोजीशन, हाँ या ना, डोर्सल सुपाइन पोजीशन, दैट्स गुड। कि डोर्सल सुपाइन पोजीशन जितना हो सके वो अवॉइड करना है, यानी मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको एम्फेसिस करना चाहूँगा, अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजीशन, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज में 10-12 घंटे की लगातार अगर सुपाइन पोजीशन लेती रही तो टू प्रिवेंट फ्रॉम आप कह सकते हो इंफीरियर वेना केवल या आयोर्टो वेना केवल कंप्रेशन से, टू प्रिवेंट फ्रॉम आयोर्टो, है ना, आयोर्टा वेना केवल कंप्रेशन सिंड्रोम, वेना केवल, है ना। तो आईवीसी या आयोर्टा को कंप्रेस करने से बचाना, आयोर्टो वेना केवल कंप्रेशन, वेना केवल कंप्रेशन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो उससे बचाने के लिए आप कह सकते हो कि डोर्सल पोजीशन ना, आगे देखेंगे कौन सी पोजीशन। फर्स्ट स्टेज कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं निकल रहा है, बस केवल सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो चले तो ज़्यादा बढ़िया है, आएगा धीरे 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 धीरे, दैट्स गुड, चले तो ज़्यादा बढ़िया। जब मैंने पीवी की बात कर ली है तो क्यों ना हम पीवी के भी तार छेड़ दें, हम लगे हाथ पीवी की भी बातें कर लेते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के अगर मैं बारे में बोलूँ, पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या रोचक तथ्य आपको पता होनी चाहिए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। दैट्स गुड। पहली बात, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ऑलवेज वॉश हैंड्स, हाथों को धोना है पीवी करने से पहले, यही काम है आपके। हाँ, ये सब जानते हैं, पर ऑफ कोर्स यही लिखवाना है, यही पढ़ाना आपको। वॉश हैंड्स एंड फोर आर्म्स, है ना, हाथों को धोना है, और फोर आर्म्स यानी आप कह सकते हो दिस इज फोर आर्म, जहाँ पर आपके एल्बो के नीचे है, एल्बो और हैंड के बीच में एरिया फोर आर्म, क्योंकि दिस इज आर्म एंड दिस इज फोर आर्म, तो फोर आर्म को धोना है बिल्कुल पूरा जितना हो सके, विद सोप एंड रनिंग वाटर, विद सोप एंड रनिंग वाटर, साबुन से और बहते पानी से। बोलो यस और नो, आप कह सकते हो, तो उससे आपको धोना। फोर एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम आप कह सकते हो, फोर एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट धोना है आपको, कम से कम 3 मिनट धोना है, यानी एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट, है ना। उसके बाद डोंट स्टेराइल ग्लव्स, उसके बाद आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनने। डोन का मतलब वो नहीं है जिसके पीछे 19 मुल्कों की पॉलिस पीछे पड़ी हुई है, डोन यानी वियर, डोन स्टेराइल ग्लव्स, वेयर स्टेराइल ग्लव्स, यानी आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनने। बोलो यस और नो। इंसर्ट, अब गौर करना, पीवी करने के लिए 2 अंगुली काम है राइट हैंड की, है ना। इंसर्ट, आगे देखो, इंसर्ट आप कह सकते हो ग्लव्ड, यानी जो ग्लव पहन रखे, ऑफ कोर्स ग्लव्स पहने के बगैर अगर आप पीवी करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है औरत को भी और बच्चे को भी, और लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है, डिले हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्शन जा सकते हैं। तो इंसर्ट ग्लव्ड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, बोलो यस और नो, इंडेक्स फिंगर, यस और नो, दैट्स गुड। तो ग्लव्ड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। तो ये बात ध्यान रखना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर राइट हैंड इज रिकमेंडेड। दीज 2 फिंगर, मिडल फिंगर एंड आप कह सकते हो सम अदर वे, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, तो ये दोनों अंगुलियों के द्वारा आपको पीवी करना है, और वो भी
ग्लव्स आपने पहन रखे हैं तो ये मत समझो कि आपने तो बिल्कुल स्टेराइल ग्लव्स पहन रखे हैं। अगेन देयर आर चांसेज ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू द फीटस, क्योंकि अभी बच्चा निकल रहा है तो फीटस ही है, और टू द मदर। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्मेयर्ड विद, है ना, आप कह सकते हो स्मेयर्ड, यानी उसके ऊपर अगर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा लें तो सोने पे सुहागा। हैंड स्मेयर्ड विद, यानी अगर आपने जो हाथ अंदर डाल रहे हो अगर उन 2 उंगलियों पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा लो, स्मेयर्ड विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बोलो यस और नो। स्मेयर्ड विद एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लगा लो, स्मेयर्ड विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बोलो यस और नो। स्मेयर्ड विद एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल सेटेवलोन, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल सेटेवलोन, बोलो यस और नो। सेटेवलोन, तो सेटेवलोन जिसके अंदर सेट्रिमाइड आता है, जो सेट्रिमाइड आता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, और सेटेवलोन 0.5%, बोलो यस और नो। और हिबिटीन लगा सकते हैं आप, है ना, हिबिटीन लगा सकते हो, वही क्लोरहेक्सिडीन। तो आप कह सकते हो हिबिटीन यानी क्लोरहेक्सिडीन, बोलो यस और नो। क्लोरहेक्सिडीन, तो हिबिटीन लगा सकते हैं, क्लोरहेक्सिडीन जो 1:1000 या 0.1% वो लगा सकते हैं। तो दोनों अंगुलियों पर अगर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। औरत के और फीटस के, यानी वुमेन के और फीटस के, जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। उसमें कुछ रोचक तथ्य, कुछ नोट। पहला नोट ध्यान से सुन लेना, नोट पीवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, जो फर्स्ट पीवी किया जाना चाहिए वो सीनियर डॉक्टर करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो करे तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट पीवी, जो पहला पीवी करेंगे हॉस्पिटल में एडमिशन के समय, लेबर में पहला पीवी करेंगे, शुड बी परफॉर्म्ड बाय सीनियर, शुड बी परफॉर्म्ड बाय सीनियर प्रोफेसर या सीनियर डॉक्टर, है ना, बाय सीनियर डॉक्टर। अगर वो सीनियर डॉक्टर करे, यानी जितना हो सके आप जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, सीनियर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो करे तो ज़्यादा बढ़िया है, सीनियर डॉक्टर, बोलो यस और नो। टू बी मोर रिलायबल एंड इनकन्फर्मेटिव, टू बी मोर रिलायबल, ताकि हम अच्छी तरह डायग्नोस लगा सकते हैं, देख सकते हैं सर्विस कितनी डायलेट हुई वगैरह। क्यों करते पीवी वो मैं बताऊँ। टू बी मोर रिलायबल, है ना, और अभी ये पीवी के बारे में ही चल रहा है, एंड इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेटिव। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, रिलायबल हो, तो पहला पीवी अगर आप सीनियर डॉक्टर की देख रेख में करवाएं, यानी सीनियर डॉक्टर करे पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इट इज़ फार बेटर, ये अच्छी बात है। दूसरा, आपको बार बार पीवी करने का चस्का नहीं होना चाहिए। अवॉइड एज मिनिमम या परफॉर्म एज मिनिमम एज पॉसिबल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पीवी का दूसरा रोचक तथ्य है कि परफॉर्म पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल, बोलो यस और नो। दैट्स गुड, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हो सके वो अवॉइड करें। ओके ना, जितना हो सके, बोलो यस और नो। सो परफॉर्म पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हो सके कम से कम करें। क्यों? क्योंकि जितना बार पीवी करोगे इन्फेक्शन का खतरा उतना ही है। टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बोलो यस और नो। इन्फेक्शन को से बचाव के लिए, ओके, तो टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से बचाव के लिए जितना हो सके कम से कम पीवी करें। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स आर विड्रॉन, यानी अगर आपने एक बार 2 अंगुलियां अंदर डाल दी तो संपूर्ण एग्जामिनेशन करना है। तो अगला पॉइंट है कंप्लीट पीवी के बारे में चल रहा है। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन
कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन, यानी आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, शुड बी डन, ओके, बिफोर फिंगर्स आर एक्सीलेंट, फिंगर्स आर विड्रॉन, कि इससे पहले कि आप अंगुलियों को निकाल लें तो कंप्लीट एग्जामिनेशन आपको करना है। अब क्या क्या, दैट इज, आप कह सकते हो सर्वाइकल डायलेशन, आप कह सकते हो दैट आर, आप कह सकते हो सर्वाइकल डायलेशन। तो फिंगर निकालने से पहले आप ये देख लें कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है। एक फिंगर जा रही है तो 1.6 सेंटीमीटर के आसपास, 2 फिंगर जा रही है तो 3.25 3.5, 3 जा रही है तो 5 सेंटीमीटर, 6 फिंगर जा रही है, वो डिपेंड करता है कि कितनी फिंगर अंदर जा रही है। पोजीशन ऑफ द हेड, पोजीशन ऑफ द हेड, पोजीशन ऑफ द हेड का मतलब है, आप कह सकते हो क्या बच्चे का ऑक्सीपुट एंटीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ, वो ये पोजीशन है, क्या बच्चे का ऑक्सीपुट सैक्रम की तरफ है, ओपी पोजीशन है, और वेदर इट इज एलओए और आरओए या एलओटी आरओटी, एलओपी आरओटी। तो जो आपको पोजीशन डिसाइड करनी है कि बच्चे का हेड का पोजीशन कौन सा। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, यानी आपको ये भी नोट करना है कि बच्चे का सिर कितना फ्लेक्स है। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, आपको ये भी नोट करना है कि बच्चे का सिर कितना फ्लेक्स है। बोलो यस और, क्या ये पार्शियली डिफ्लेक्स्ड है, क्या ये कंप्लीट डिफ्लेक्स्ड है, क्या फुल फ्लेक्स है, जो आप इसको एटीट्यूड बोल सकते हो, एटीट्यूड ऑफ द फीटल है। तो जो बच्चे का एटीट्यूड पता लगाना है वो पता लगाएं। स्टेशन ऑफ हेड, आप कह सकते हो आपको ये भी पता लगाना है कि बच्चा कौन से स्टेशन पे है ना। स्टेशन ऑफ हेड, क्या बच्चा 0 स्टेशन पे है, ऑफ कोर्स स्टेशन ऑफ हेड इज कंफर्म, या आप कह सकते हो डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, कि इस्चियल स्पाइन के साथ हम डिटरमाइन करते हैं। बोलो यस और नो। तो स्टेशन ऑफ हेड इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, आप जानते हैं विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन। क्या इस्चियल स्पाइन के 1 सेंटीमीटर ऊपर है -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर ऊपर है -2, इस्चियल स्पाइन पर है 0, है ना, ये सब आप जानते हैं। इस्चियल स्पाइन ये रही, बोलो यस और नो। अगर इस्चियल स्पाइन के लेवल पे अगर बच्चे का सिर आ गया है तो 0 स्टेशन, अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर -2, इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे प्लस एंड सो ऑन, +2 +3 +4 व्हाटएवर, बोलो यस और नो। तो विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, यानी आप कह सकते हो इस्चियल स्पाइन के रिलेशन को, या विद रिलेशन ऑफ, है ना, इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल स्पाइन से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन सी पोजीशन में है, बच्चे का सिर कौन से स्टेशन में। डिग्री ऑफ मोल्डिंग, आपको साथ साथ ये भी पता लगाना है क्या मोल्डिंग है, यानी कितनी हुई है, माइल्ड है तो प्लस जब आप रिपोर्ट करते हैं, बोलो यस और नो। तो डिग्री ऑफ मोल्डिंग, यानी अगर माइल्ड है तो प्लस, मॉडरेट है तो प्लस, बहुत ज़्यादा है एक्सट्रीम है तो प्लस, यानी आपको मोल्डिंग आप जानते हैं। फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स ओवर ईच अदर, मोल्डिंग के बारे में आप जानते हैं। फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, यस, ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल बोन्स, है ना, फीटल क्रेनियल बोन्स या स्कल बोन्स, दैट्स गुड, स्कल बोन्स, है ना, यानी आप कह सकते हो कि ये बच्चे का सिर है, उस पर देख लेंगे बाद में। स्कल बोन्स टू चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द फीटल स्कल, है ना, चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ओके, शेप एंड साइज, आप कह सकते हो सम और अदर भी है, दैट्स गुड। सो यस, थैंक यू। तो चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, यानी आप कह सकते हो क्या शेप है और क्या साइज, मतलब शेप बदल जाती है, साइज बदल जाती है, सो दैट द डिलीवरी कुड बी फैसिलिटेट, डिलीवरी आसान, बोलो यस और नो। तो डिग्री ऑफ मोल्डिंग, दैट्स गुड। तो ये सब आपको याद रखना है पीवी के बारे में। तो मैंने ट्रिमाइड आप लगा सकते 0.5 है इन्फेक्शन की बच्चे को और औरत। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स आर विड्रॉन, सर्वाइकल डायलेशन, पोजीशन ऑफ हेड, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, स्टेशन ऑफ हेड विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कि ये भी पता लगाना, डिग्री ऑफ मोल्डिंग, ये सब हमको पता लगाना है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जूम इट प्लीज, सेट्रिमाइड, सेटेवलोन,
ये ऐसा क्रीम आती है एंटीसेप्टिक, दैट्स गुड, थैंक यू, थोड़ा सा ऊपर करें, दैट्स गुड। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, थैंक यू, दैट्स गुड। तो आपको ये दिख रहा होगा, लिखा हुआ है साहब सेट्रिमाइड, ओके, ये आपका सेट्रिमाइड आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सेटेवलोन, और 80 ग्राम की टोटल आती है। तो ये थोड़ा सा लगा लें ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। नाउ अगला है बाउल केयर, नेक्स्ट है हमारा कि बाउल केयर, बोलो यस और नो। जितना हो सके हमको लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान औरत को खाने के लिए नहीं देना चाहिए, है ना। आप कह सकते हो, अब मैं डाइट की बात पे आता हूँ, पर उससे पहले अगर हम बाउल केयर की बात करें तो डाइट में तो खाने के लिए नहीं देना चाहिए बाउल केयर कि इनिमा, ऑफ कोर्स आपको इनिमा देना है, 10 गोट दे सकते हैं, इनिमा 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 एडमिनिस्ट्रेशन विथ सोप एंड वाटर और ग्लिसरीन, वाटर या तो वाटर का हम ले सकते हैं, ग्लिसरीन सपोजिटरी, है ना, ग्लिसरीन, तो इनिमा दे सकते हैं वाटर और ग्लिसरीन सपोजिटरी के ऊपर, सपोजिटरी, ओके। इन अर्ली स्टेज अगर जरूरत हो, अर्ली स्टेज में क्यों, क्योंकि अगर आप इंटेस्टाइन को खाली कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी है, यानी अर्ली स्टेज में देना है। और अगर पीवी करने के दौरान रेक्टम फुल महसूस हो तो कब देना है इनिमा, या तो अर्ली स्टेज में लेबर औरत एडमिट हुई है तब बिल्कुल इंटेस्टाइन खाली कर दें, रेक्टम खाली कर दें। और इफ रेक्टम फील्स लोडेड ऑन पीवी, और इफ रेक्टम feels loaded on PV पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान अगर रेक्टम फुल फील होता है तब दे सकते, तो आप बाउल केयर, तो ओके। अगर ये भी हो सकता है आप डिफिकेशन के लिए आप कह सकते हो कि जाने के लिए भी बोल सकते हैं अगर औरत, पर वहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर लेटेंट फेज चल रही है तब तो आप अलाउ कर सकते हैं, यानी सर्विक्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट है, ये रोचक तथ्य है, ये ध्यान रख लेना कि अगर औरत आपसे कहती है कि उसको डिफिकेट के लिए जाना है ना, वो डिफिकेशन के लिए जाना चाहती है टॉयलेट के लिए, तो अगर सर्विक्स या औरत लेटेंट फेज में, यानी औरत अगर लेटेंट फेज में, कहने का मतलब है कि सर्विक्स 3-4 सेंटीमीटर से कम है, डायलेट हुई है, तब तो आप अलाउ कर सकते हैं, बस आपको असिस्ट करना पड़ेगा, अलाउ, और आप उसको अलाउ कर सकते हैं, बट देयर इज़ नीड, बोलो यस और नो, बट देयर इज़ नीड ऑफ एन असिस्टेंट, बट नीड टू असिस्ट, लेकिन आपको असिस्ट करना है, बोलो यस और नो, नीड टू असिस्ट, बोलो यस और नो, असिस्ट। अगर औरत को फर्स्ट स्टेज में डिफिकेशन जैसा अर्ज होता है ना, और अगर सर्विक्स 6-7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, यानी औरत अगर एक्टिव फेज में, यानी अगर औरत अब की बार एक्टिव फेज में, अगर औरत अब की बार एक्टिव फेज में है, तो इन दैट कंडीशन, अगर औरत एक्टिव फेज में है तो इन दैट कंडीशन डोंट अलाउ, प्रोवाइड विद बेड पेन, है ना, आप कह सकते हो कि डोंट अलाउ, यानी उसको अलाउ नहीं करना है, डू नॉट अलाउ टू गो टू टॉयलेट, यानी टॉयलेट के लिए आप कह सकते हो कि चलने के लिए मना करें, क्यों, टॉयलेट में बैठेगी, जोड़ लगाएगी, हो सकता है कि बाउल मूवमेंट के साथ या जब रेक्टम में जोड़ लगता है तो बियरिंग डाउन मूवमेंट होता है, तो हो सकता है फीटस के एक्सपल्सन के चांसेस, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रोवाइड विद, बोलो यस और नो, रादर प्रोवाइड हर, बोलो यस और नो, विद बेड पेन, यानी इसको बेड पेन दे सकते हैं, बोलो यस और नो, आप बेड पेन दे सकते हैं कि भाई यहीं पे बैठ के डिफिकेट कर ली, बेड पेन दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, बाउल केयर में इनिमा शुरुआती स्टेज में दे सकते हैं, जितना बेड पेन दे सकते हैं कि भाई यहीं पे बैठ के डिफिकेट कर ली, बेड पेन दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, बाउल केयर में इनिमा शुरुआती स्टेज में दे सकते हैं, जितना इंटेस्टाइन खाली होगी उतना कॉन्ट्रैक्शन, यानी बच्चे के लिए डिस्ट्रेस के चांसेस कम होंगे, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी सही होगी, लेबर फैसिलिटेट होगा, है ना। या फिर पीवी के दौरान अगर आपको रेक्टम फुल फील होता है तो भी आप दे सकते हैं, लेटेंट फेज चल रही है तब तो आप उसको अलाउ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके कि अगर नर्स का क्या रोल है,
डिपेंड करता है, अगर लेटेंट फेज है, अर्ली स्टेज है, तब तो अलाउ कर दो, पर अगर लेट फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज है, नेवर अलाउ, क्योंकि बच्चा कभी भी निकल सकता है बियरिंग डाउन मूवमेंट के साथ या एफर्ट के साथ। रादर प्रोवाइडर विद बेड पेन, बोलो यस और नो। अगला है, आप कह सकते हो रेस्ट एंड एम्बुलेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट और रोचक तथ्य है कि रेस्ट और एम्बुलेंस, रेस्ट यानी कितना आराम दे या कितना उसको चलने दे, रेस्ट एंड एम्बुलेंस कितना आराम दे और कितना उसको चलने दे। देखो भाई, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बोलो यस और नो। इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बोलो यस और नो। इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, अलाउ टू वॉक, बोलो यस और नो। अलाउ हर टू वॉक, अलाउ हर टू वॉक, यानी उसको चलने के लिए क्या आप अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई और आप उसको चलने के लिए अनुमति दे सकते हैं। इससे क्या क्या फायदे होंगे? अगर औरत चलेगी तो एक काम तीन काज, यानी तीन फायदे हो सकते हैं। पहला, अगर वो चलेगी तो डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केवल कंप्रेशन, क्योंकि अगर सोती रहेगी तो इंफीरियर वेना केवा और आयोटा कंप्रेस हो सकते हैं। आप कह सकते हो डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केवल कंप्रेशन, वेना केवल कंप्रेशन, वेना केवल कंप्रेशन के चांसेस कम हो जाए, बोलो यस और नो। डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केवल कंप्रेशन, वेना केवल कंप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, आप कह सकते हो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, यानी आप कह सकते हो लेबर की ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी, बोलो यस और नो। थोड़ा सा आधा एक घंटा जल्दी हो सकता है चलेगी तो, क्यों? क्योंकि बच्चा नीचे उतरेगा ग्रेविटी की वजह से। सोती रहेगी तो औरत को ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस आएंगे तो ही बच्चा निकलेगा। पर अगर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से बच्चा थोड़ा तेज़ी से डिसेंड। तो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, यानी हमको पैथिडीन क्लोराइड देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एनाल्जेसिया है ना, ओपियोइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया देने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। और साथ ही साथ इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट, है ना, इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट। तो ये तीन फायदे हैं एक साथ, इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट। और तो और, अगर आपने औरत को चलने के लिए कह दिया है यानी अलाउ कर दिया, पहली बात तो कब अलाउ करेंगे? अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, रप्चर है तब तो उसको ऑफकोर्स अलाउ कर ही नहीं सकते। लेट्स गो। जनरली एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंत में, या रादर आई शुड से इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तब एमनियोटिक मेम्ब्रेन NROM आप कह सकते हैं। तो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, इम्प्रूव मैटरनल आप कह सकते हो कंफर्ट, ओके मैटरनल कंफर्ट, हाँ या ना। साथ ही साथ और क्या देखने को मिल सकता है, अगर आप उसको चलने के लिए बोलते हैं तो एक फ़ायदा और देखने को मिल सकता है कि इट एनकरेज डिसेंट ऑफ द हेड, यानी बच्चे का जो सिर है वो जल्दी से नीचे आ जाता है ना। तो आप कह सकते हो कि चलने की वजह से एनकरेज, जो वॉकिंग है तो वॉकिंग एनकरेज द डिसेंट ऑफ फीटल हेड, डिसेंट ऑफ फीटल हेड। सो आप कह सकते हो बच्चे का सिर, आप कह सकते हो। तो ये सारे फायदे होंगे अलाउ करने के लिए, दैट्स गुड। सो ये सारे फायदे होंगे, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। अगला हमारा रोल है डाइट, अगला हमारा रोल है डाइट, बोलो यस और नो। तो 8वां रोल है डाइट, सारे फायदे होंगे, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। अगला हमारा रोल है डाइट, अगला हमारा रोल है डाइट, बोलो यस और नो। तो 8वां रोल है डाइट, यस, कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या डाइट देनी है, क्या क्या आपको बताना है। ओके, फूड इज विदहेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, ऑलवेज रिमेंबर, आप खाने में कुछ नहीं दें, है ना, दैट्स गुड। फूड इज विदहेल्ड, फूड इज विदहेल्ड, यानी आप कह सकते हो डाइट नहीं दी जाती है, विदहेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, लेबर के दौरान डाइट नहीं दी जाती, ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, लेबर के दौरान डाइट जितना हो सके आप रोके ना। फ्लूइड्स, यस, आप फ्लूइड्स दे सकते हैं, यानी लिक्विड दे सकते हैं, आर अलाउड, रादर फ्लूइड्स आर अलाउड, लिक्विड दे सकते हैं, बोलो यस और नो। इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में, यानी अर्ली स्टेज में आप फ्लूइड दे सकते हैं, क्या क्या?
फॉर एग्जाम्पल प्लेन वाटर, बोलो यस और नो। फॉर एग्जाम्पल प्लेन वाटर दे सकते हैं, बोलो यस और नो, प्लेन वाटर। ओके, साथ ही साथ आइस चिप्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, जोर लगाती है, पसीने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आइस चिप्स दे सकते हैं, यानी उसका मुंह सूखे नहीं, बोलो यस और नो। फ्रूट जूसेस, आप फ्रूट जूसेस पिला सकते हैं, बोलो यस और नो। तो जितना हो सके लिक्विड दें उसको, यानी आप कह सकते हो सॉलिड ना दें। और कभी कभी आपको फ्रूट्स में आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है ना, आईवी फ्लूइड विद आरएन, बोलो यस और नो। तो आपको आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है, दैट्स गुड। ओके, विद आरएन एंड दिया जाता है जनरली रिंगरलैंड अगर लेट स्टेज है या सेकंड स्टेज, बोलो यस और नो। या फिर पेशेंट इज अंडर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो या तो सेकंड स्टेज या लेट स्टेज है, या फिर पेशेंट के एपिड्यूरल, क्योंकि अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो एनेस्थीसिया का असर रहता है, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड देना हो सकता है। तो आईवी फ्लूइड विद आरएन इफ पेशेंट अंडरगो हाइपोटेंशन भी कर सकता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो इसलिए मैं आईवी फ्लूइड दिया जाता है ना, आईवी फ्लूइड विद आरएन इफ पेशेंट अंडरगोन एनेस्थीसिया, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है, हाइपोटेंशन भी कर सकता है, यानी ब्लड प्रेशर को ऑल्टर कर सकता है। तो वहाँ पर हमको अंडरगोन, अगर पेशेंट के एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया तो वहाँ पर आरएन है ना, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलते रहो, दस मिनट। तो एपिड्यूरल अगर आपने एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द फ्लूइड एंड डाइट। तो डाइट के बारे में बोलो यस और नो। फूड इज विदहेल्ड, यानी खाना ना दे जितना हो सके ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। फ्लूइड्स दिए जाते हैं, प्लेन वाटर, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलते रहो, 10 मिनट। तो एपिड्यूरल अगर आपने एनेस्थीसिया दी, एनेस्थीसिया। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द फ्लूइड एंड डाइट। तो डाइट के बारे में बोलो यस और नो। फूड इज विदहेल्ड, यानी खाना ना दे जितना हो सके, पर अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो इज टू पास यूरिन। आप कह सकते हो कि औरत को टॉयलेट करने के लिए बोलेंगे, बोलो यस और नो, कि जितना हो सके, बिकॉज फुल ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज फुल ब्लैडर, अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज फुल ब्लैडर, बोलो यस और नो, फुल ब्लैडर इनहिबिट, फुल ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना। फुल ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करना, बोलो यस और नो। तो हमें फुल ब्लैडर नहीं रखना है, दैट्स गुड। उसको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए, मिक्चुरेशन के लिए एनकरेज करना। इफ़ नॉट एबल टू गो टू टॉयलेट, अगर औरत नहीं जा सकती है ना, मना कर रही है ना, इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू गो टू टॉयलेट, नॉट एबल टू गो टू टॉयलेट, ओके, इन दैट कंडीशन है ना, आप प्रोवाइड विद बेड पेन, है ना, आप बेड पेन दे सकते, भाई यहीं टॉयलेट कर लो, है ना, प्रोवाइड। तो टॉयलेट करने के लिए दो ही बेड पेन आप कब करवाएंगे अवेलेबल? बेड पेन दो ही कंडीशन में अलाउ करेंगे, अगर उसका पीवी करने पर सर्वाइकल डायलेशन 6-7 सेंटीमीटर, इवन मोर 8-9 सेंटीमीटर, तो डिलीवरी कुड बी इमिनेंट, कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दैट इज़ वाई वी विल नेवर अलाउ हर टू गो टू टॉयलेट, रादर वी विल प्रोवाइड हर विद बेड पेन। या फिर औरत जाना ही नहीं चाह रही है तो भी बेड पेन आप दे सकते हो, बोलो यस और नो। नेक्स्ट, आप कह सकते हो सम और दरमियान, इफ पेशेंट फेज टू पास यूरिन, अगर टॉयलेट करने गई या फिर आपने बेड, भाई या तो टॉयलेट करने गई टॉयलेट में, या फिर आप कह सकते हो यानी मिक्चुरेशन के लिए गई टॉयलेट को, या फिर आप कह सकते हो कि आपने बेड पेन अवेलेबल करवाया पर वो यूरिन पास करने में समर्थ ही नहीं है, पास कर ही नहीं पा रही है ना, तो आप कह सकते हो इफ़ पेशेंट या क्लाइंट, बोलो यस और नो, इफ पेशेंट और क्लाइंट फेल्स टू, यानी फेल हो जाती है, टू पास यूरिन, यानी यूरिन पास करने में, फेल टू पास यूरिन, यूरिन पास करने में, स्पेशली इन लेट फर्स्ट स्टेज, पर्टिकुलरली इन लेट फर्स्ट स्टेज, यानी जब फर्स्ट स्टेज खत्म होने की कगार पे हो, बोलो यस और नो, स्पेशली इन लेट फर्स्ट स्टेज, लेट फर्स्ट स्टेज, बोलो यस और नो, लेट फर्स्ट स्टेज में, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हम क्या करें? कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो।
You can go with catheterization. Catheterization. That's good. So that's good. तो अगर आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगतजनों कि कभी कभी हमें कैथेटराइजेशन भी करना पड़ सकता है, that's good. बढ़े आगे, शानदार. Now, ladies and gentlemen, बंधु और बांधो भगतजनों, next point. That's good. So, रिलीफ ऑफ पेन. अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलीफ ऑफ पेन, यानी पेन से रिलीफ. रिलीफ ऑफ पेन. रिलीफ ऑफ पेन फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं. रिलीफ ऑफ पेन, पेन से रिलीफ. और इसके लिए आपको पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी आपको अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, जितना हो सके दर्द अगर सहन कर सकते तो ना दे, पर अगर औरत के ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप पैथिडीन दे सकते हैं. पैथिडीन दे सकते हैं जो कि ओपियोइड है ना, एनाल्जेसिक और सेडेटिव दोनों का काम करता है. कितना देना है? 50 to 100 mg, 50 से 100 mg दे सकते हैं. और इंट्रामस्कुलर आइए 50 से 100 mg दे सकते हैं, है ना. और आइए अगर ऑफ कोर्स देयर विल बी रिलीफ इन पेन, पेन में रिलीफ होगा. इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े, समटाइम हो सकता है लेबर बिल्कुल 13, 14, 15 घंटे चलता है, तो इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट आफ्टर 4 आवर्स. इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट आफ्टर 4 आवर्स. बोलो यस और नो. आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, रिपीट आफ्टर 4 आवर्स. बोलो यस और नो. यानी 4 घंटे बाद रिपीट करना है. आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद रिपीट करना है. 4 आवर्स, 4 घंटे. बोलो यस और नो. अगर मैं पैथिडीन की बात करूँ, बंधु और बांधो भगतजनों, अगर मैं पैथिडीन की बात करूँ तो पैथिडीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? पैथिडीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? पैथिडीन का साइड इफ़ेक्ट है कि इट क्रॉसेज द प्लेसेंटल बैरियर, है ना. क्रॉस, है ना, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे में जाएगा. और बच्चे में जाएगा तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं, है ना. तो आप कह सकते हो तो बच्चे में जाएगा प्लेसेंटल, क्योंकि प्लेसेंटल को कौन करेगा तो फीटस में जाएगा. तो फीटस में जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टू नियोनेट, है ना. तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी अगर टॉक्सिसिटी तो फीटस में जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं, है ना. पैथिडीन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? पैथिडीन का साइड इफेक्ट है कि इट क्रॉसेज द प्लेसेंटल बैरियर, है ना. क्रॉस, है ना, क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे में जाएगा. और बच्चे में जाएगा तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं, है ना. तो आप कह सकते हो तो बच्चे में जाएगा प्लेसेंटल, क्योंकि प्लेसेंटल को कौन करेगा तो फीटस में जाएगा. तो फीटस में जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टू नियोनेट, है ना. तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी अगर टॉक्सिसिटी या ज़्यादा डोज में हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकते हैं. तो साइड इफेक्ट जो इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों नियोनेट, यानी नियोनेट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देगा. बच्चे के ब्रेडिपनिया हो जाए, यानी उसकी आप कह सकते हो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो सकती है. आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकती है. बोलो यस और नो. तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकते हैं. बोलो यस और नो. पैथिडीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या जो भी है, तो पैथिडीन के बारे में दूसरा रोचक तथ्य है कि इट वर्क्स एज, बोलो यस और नो, इट वर्क्स एज एनाल्जेसिक एंड एज वेल एज आप कह सकते हो सेडेटिव. यानी ये एनाल्जेसिक का भी काम करती है और सेडेटिव का भी काम करती है, यानी सेडेशन भी करती है, सेडेटिव. बोलो यस और नो. दैट्स गुड. सेडेटिव और एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव को काम करता है. अगर बच्चे में पॉइंट ऑफ नोटिंग, नवजात शिशु में रेस्पिरेटरी रेट कम है या बच्चे में श्वास नहीं आ रहा है और आपने पैथिडीन दिया था, यानी 1 बार 2 बार, है ना, और बच्चे में श्वास नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हो गई है. तो अगर पैथिडीन का जो एंटीडोट है, आप एंटीडोट पढ़ते हैं, तो इसका जो एंटीडोट है वो आपका नैलोक्सेन है. बोलो यस और नो. तो एंटीडोट है नैलोक्सोन, तो इसका एंटीडोट है नैलोक्सोन. तो ये भी ध्यान रख लें, इसका जो एंटीडोट होता है वो नैलोक्सोन है. बोलो यस और नो. और नैलोक्सोन की जो डोज होती है वो 0.12, 0.12, यस और नो, 0.12, 0.12, 0.2 mg पर केजी, mg पर केजी.
अगर रूट IM भी दे सकते हैं, चाहो तो IV भी दे सकते हैं, और चाहो तो एंडोट्रेकियल भी दे सकते हैं, यानी आप एंडोट्रेकियल भी दे सकते हैं ट्रेकिया के थ्रू। बोलो यस और नो। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एंटीडोट, पैथिडीन का जो एंटीडोट। तो पैथिडीन का जो एंटीडोट अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो कितना होगा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो पैथिडीन, ओके। नाउ तो एंटीडोट नेलोक्सोन है ना, दैट्स गुड, ओके। बढ़े आगे, ओके। अवॉइड, अच्छा पैथिडीन के बारे में एक और रोचक तथ्य, पैथिडीन के बारे में एक और रोचक तथ्य, क्या रोचक तथ्य है, अवॉइड पैथिडीन। एक और रोचक तथ्य, नोट डाल लेना 100-200 रुपए का, और नोट क्या है, अवॉइड पैथिडीन इफ डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड विद इन 2 आवर्स, है ना। जितना हो सके इतना सा दर्द तो औरत सहन कर ले तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ, अगर डिलीवरी में अभी बहुत टाइम है, 8-10 घंटे 12 घंटे, सर्विक्स अभी 2-3 सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, इट विल टेक मोर आवर्स, है ना, एटलीस्ट 7-8 आवर्स, तब हम दे सकते हैं। पर अगर 2 घंटे से कम का समय, 1 घंटे में बच्चा बाहर निकल जाएगा, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, तो अवॉइड पैथिडीन, अवॉइड पैथिडीन, है ना। इफ डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड, यानी अगर डिलीवरी के चांसेज 2 घंटे के अंदर अंदर है, पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान है ना, विद इन 2 आवर्स, कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर डिलीवरी के चांसेज, तो अवॉइड पैथिडीन। बोलो यस और नो। तो ये हमारा 10वां टारगेट था, रिलीफ ऑफ पेन की बात। 11वां टारगेट है हमारा, आप कह सकते हो, तो अवॉइड पैथिडीन। बोलो यस और नो। तो ये हमारा 10वां टारगेट था, रिलीफ ऑफ पेन की विद इन 2 आवर्स, इज एंटिसिपेटेड, यानी अगर डिलीवरी के चांसेज 2 घंटे के अंदर अंदर है, पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान है ना, विद इन 2 आवर्स, कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर डिलीवरी के चांसेज, तो अवॉइड पैथिडीन। बोलो यस और नो। तो ये हमारा 10वां टारगेट था, रिलीफ ऑफ पेन की बात। 11वां टारगेट, क्योंकि आप जानते हो टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, है ना, पार्टोग्राम भी बढ़ना है, पार्टोग्राम सकते हैं और करते हैं। और यस और नो, ये सब आप देख सकते हैं और करते हैं। और ड्रग्स वगैरह, यानी अगर कोई ड्रग्स औरत को दी है, यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन दी है या अदर ड्रग्स, बोलो यस और नो, सीजर सारे, मैग्नीशियम सल्फेट दी है, अदर ड्रग्स, बोलो यस और नो। तो ये सब आपको करना है। जो पल्स रिकॉर्ड करना है, वो पल्स आपको रिकॉर्ड करना है, बोलो यस और नो। पल्स रिकॉर्ड करना है एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट, यानी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और बिलीव मी, CHO एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि पार्टोग्राम में जो पल्स रिकॉर्ड करेंगे वो एवरी 30 मिनट, बोलो BP करेंगे एवरी 1 आवर, बोलो यस और नो, हर 1 घंटे में करेंगे फर्स्ट स्टेज। और अगर टेम्परेचर करेंगे एवरी 2 आवर्स, टेम्परेचर करेंगे एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में करेंगे, है ना। आप कह सकते हो यूरिन आउटपुट, वॉल्यूम, प्रोटीन, यानी यूरिन आउटपुट में वॉल्यूम औरत यूरिन का, प्रोटीन कब रिकॉर्ड करना है, जब टॉयलेट करेंगे उतना ही तो करेंगे रिकॉर्ड, है ना। प्रोटीन है या नहीं है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, एसीटोन, है ना, यूरिन। और ड्रग्स का डोज, रूट, फ्लोरेट, है ना। और कब रिकॉर्डेड की जाती है, रिकॉर्डेड, यानी ड्रग्स का बारे में रिकॉर्डेड व्हेन गिवन या एडमिनिस्टर्ड, व्हेन एडमिनिस्टर्ड, जब दवाई दोगे तभी तो लिखोगे, जिस समय दवाई दी एडमिनिस्टर्ड उसी समय आपको लिखना है। डोज लिखनी है, कितनी आपने मेडिसिन दी, ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट दिया, 10 दिया, कितना दिया, रूट क्या था, IV इन्फ्यूजन था, है ना। आपने फ्लो रेट क्या रखी थी, है ना, फ्लो रेट, दैट्स गुड, ओके, यानी ड्रॉप्स पर मिनट, दैट्स गुड, ड्रॉप्स पर मिनट, दैट्स गुड। तो आपने फ्लो रेट क्या रखी थी, दैट्स गुड, ओके। तो ये आपने पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग करनी। तो ये 11वां पॉइंट हो गया, या पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग। 12वां पॉइंट है हमारा, आप कह सकते हो एब्डोमिनल पल्पेशन। 12वां पॉइंट है एब्डोमिनल पल्पेशन, एब्डोमिनल पल्पेशन, यानी एब्डोमिनल पल्पेशन, ओके, एब्डोमिनल पल्पेशन, यानी लेबर के दौरान हमें एब्डोमिनल पल्पेशन भी करना है,
लेबर के दौरान हमें औरत के पेट का पल्पेट भी करना है। और एब्डोमिनल पल्पेशन में आप क्या क्या फील कर सकते हैं? आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं। एब्डोमिनल पल्पेशन में आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल ठीक है, औरत में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी फील कर सकते हैं, बेटे रे पढ़ इंटेंसिटी ले। फील कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, बैठ जरूर। है ना? आप कह सकते हो। अब इतना तो नहीं बता सकते 40 एमएमएचजी का या 30 का, हाथों में इतनी कोई मशीन तो लगी नहीं, पर बता सकते माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या फिर अच्छे आ रहे हैं, है ना? दैट्स गुड। आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। एग्जैक्ट जो बताना है इंटेंसिटी कितनी है कैसी है, तो आप फीटल मॉनिटर के द्वारा ही बताओगे, है ना? तो ड्यूरेशन ये आप दे सकते हो। दैट्स ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ ही साथ आप डिसेंट ऑफ फीटल हेड बता सकते हो। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की आप कह सकते हो डिसेंट ऑफ फीटल हेड बता सकते हो। डिसेंट ऑफ फीटल हेड, डिसेंट ऑफ फीटल हेड, यस। कि एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा, पेल्विक ग्रिप के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ। इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ का मतलब है कि पेल्विक ब्रिम के ऊपर कितना, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ। इसका मतलब क्या है? लुक एट दिस फिफ्थ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लुक एट दिस। तो जब आप पीवी करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, इसका मतलब क्या है? लुक एट दिस फिफ्थ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिम के ऊपर कितना, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ। इसका मतलब क्या है? लुक एट दिस फिफ्थ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लुक एट दिस। तो जब आप पीवी करेंगे, सॉरी, जब आप एब्डोमिनल पल्प फिफ्थ, इसका मतलब क्या है? लुक एट दिस फिफ्थ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लुक एट दिस। तो जब आप पीवी करेंगे, सॉरी, जब आप एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे, पेल्विक ग्रिप करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये बच्चा है और ये बच्चे का सिर है ना? लेट इट बी, ये दैट्स गुड। ओके, ये बच्चा है और ये बच्चे का हमको 5 पे लगाना होता है। अगर 1/5 नीचे चला गया, ये आप कह सकते हो पेल्विक ब्रिम है यहाँ से, तो अगर ये इसके 1/5 या 1/5, 2/5 चला गया, तो 3/5 रह गया, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना? अगर 3/5 नीचे चला गया तो 2/5 रह गया, वो रिकॉर्ड करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिसेंट ऑफ फीटल हेड इन टर्म्स ऑफ, और साथ ही साथ पेल्विक ग्रिप करते हैं, है ना? पेल्विक ग्रिप करते हैं 10 मिनट, तो पेल्विक ग्रिप। और पेल्विक ग्रिप में आप क्या देखेंगे, यानी जो कि लियोपोल्ड फोर्थ है, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ पोल्स इफ द हेड, यानी जो बच्चे के सिर पल्पेट हो रहा था पहले लेबर की फर्स्ट स्टेज से पहले या इंगेजमेंट के समय, यानी सिंसिपुट किधर है, ऑक्सीपुट किधर है, तो वो ओके। अगर मैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो पार्टोग्राम के अंदर हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पार्टोग्राम में एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में, बोलो यस और नो, एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं, हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं। 10 मिनट। सो लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, मगर पार्टोग्राम दिखाइए, पार्टोग्राम 10 मिनट, पार्टोग्राम। पार्टोग्राम बताइए। यस, यहां पर आपको पार्टोग्राम दिख रहा होगा। लेट्स मेक इट जूम। तो लुक, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, हल्का सा। देखो पार्टोग्राम के अंदर, थैंक यू, फीटल हार्ट रेट हम FHR लिखते हैं। ओके, पार्टोग्राम में 2 लाइन होती है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, ये बनी बनाई आती है। 4 सेंटीमीटर से चालू करते हैं, जब तक अगर सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से कम डायलेट है, पार्टोग्राम हम रिकॉर्ड करना चालू ही नहीं करते। पर अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट है तो हम पार्टोग्राम रिकॉर्ड करना चालू करते, है ना? दैट्स गुड। आप कह सकते हो समोरदर भी। ओके, पर्टिकुलरली ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट,
ओके, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। तो मैंने क्या बोला, जब आपने पार्टोग्राम पीवी किया और बच्चे का सिर देखा और सिर देखा, ये औरत की पेल्विस थी और इस पेल्विस के अंदर ये बच्चे का सिर आप कह सकते हो, यानी ये पेल्विस है और इसके अंदर बच्चे का जो सिर है, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो वो कितना पार कर गया, 1/5, 3/5। तो ऊपर रह गया 2/5, यानी पेल्विक ब्रिम के ऊपर 2/5 रह गया। तो पेल्विक ब्रिम या इनलेट के ऊपर 2/5 रह गया, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे भाई, अगर 3/5 चला गया और 2/5 रह गया, तो हम यहाँ पर जितने बजे आपने देखा था, तो यहाँ हम कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर देंगे कि ये यहाँ पर लगा। फिर उसके बाद देखा और नीचे चला गया, तो आप यहाँ लगा देंगे। बोलो यस और नो। तो ये पार्टोग्राम है। Student from my classroom, they know very well how to fill partogram because I teach this topic of partogram at least 1 to 2 hours. Marking, that's good. Agree होंगे फिलहाल। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि पार्टोग्राम की हम बात कर रहे थे। that's good. So where I was writing, thank you. तो यस, एब्डोमिनल पल्पेशन चल रहा था। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आ रहे हैं? इट इज रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में इसको रिकॉर्ड किया है। बोलो यस और नो। ओके, लेट्स डू लाइक दैट। लेट्स हैव ए ब्रेक ऑफ, लेट्स हैव ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल कम विद दिस। टॉपिक, इसी टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू, हैव ए ब्रेक ऑफ 5।